In this video, we are going to discuss the complete exercise of chapter number 6, Heat and Thermodynamics. I will provide the link of all these notes of MCQs and question answers in the description below. You can download from the there. So now let's get started. So here our first MCQs is, in an isothermal change the internal energy, कि एक जो हमारे पास आइसोथर्मल चेंज है उसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, बिकम जीरो। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो आइसोथर्मल चेंज है वो होता क्या है। सो देखें, आइसोथर्मल चेंज जो कि किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू आए, तो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको आप यूं याद रख सकते हैं कि आइसो मीन सेम कांस्टेंट, थर्मल मीन थर्म हीट टेम्परेचर। सो यहां से आप टेम्परेचर को याद रख सकते हैं कि आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला प्रोसेस। अब देखें, इंटरनल एनर्जी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किसके साथ है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी जो है वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, ओवरऑल जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट रह रहा है तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, रिमेन्स द सेम। सो सी ऑप्शन विल बी आवर आंसर। 6.2 पे आ जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो देखिए, जो फर्स्ट लॉ है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है। अब देखिए, जो फर्स्ट लॉ है उसमें जो तीनों चीजें हैं, डेल्टा क्यू, बेसिकली जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसमें जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब ये तीनों ही हमारे पास एनर्जीज हैं। सो बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन को बता रहा है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। तो जो पहला लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, डेट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 6.3 पे आ जाए। 6.3 है हमारे पास, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि वो डिवाइस जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए सिंपल है, ये तो हमारे पास क्या होता है, हीट इंजन। ये तो उसकी डेफिनेशन है कि हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जस्ट इमेजिन कि जो पुराने के आज भी सिस्टम इस पे चल रहे हैं, तो वैसे ही मैं समझाने के लिए कह रहा था कि जो हमारे पास पुराने इंजन थे ट्रेन के, वो किस तरह चलते थे कि कोयला जो है हम उसको जो है ना वो बर्न कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूल बर्न हो रहा है और वो हीट पैदा कर रहा है, वो हीट सिस्टम को चला रही है। इवन आज भी जितने भी हमारे पास मैकेनिक्स हैं, मतलब बाइक्स हैं और कार्स की मैकेनिक्स हैं, वो सारी इसी थर्मोडायनामिक्स से ऑपरेट हो रही हैं कि इंजन जो है फ्यूल बर्न करता है, उससे जो हीट रिलीज होती है वो हमारे पास जो है सिस्टम को ड्राइव करती है। 6.4 पे आ जाए। When two objects are made in thermal contact having same temperature, के दो ऑब्जेक्ट्स को जो है ना हमने थर्मल कॉन्टैक्ट में लेके आए हैं और उनका टेम्परेचर जो है वो सेम हो गया है या सेम है, देन दे आर एट। सो देखें, जब दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनमें जो है ना वो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सो वो हमारे पास क्या कंडीशन है, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही हमारे पास बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि जब हमारे पास जो है दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका टेम्परेचर सेम हो जाए, सो देयर विल बी नो एनर्जी और हीट ट्रांसफर। सो ये दिस इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। 6.5 पे आए। व्हेन द सिस्टम इज एक्सपेंडेड, कि जब सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है बाय एडिंग हीट एनर्जी, देन वर्क डन विल बी। सो देखिए, फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना एक पिस्टन सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास पिस्टन है और इसके अंदर जो है ना वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने इसमें हीट एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड कर दी है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि हमने इसको डेल्टा क्यू प्रोवाइड कर दिया। सो जब सिस्टम है इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि अब वो कह रहा है कि सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जैजरेशन मैं कहता हूँ कि ये जो है हीट प्रोवाइड करने से जो सिलेंडर यहाँ पे था इस पोजीशन के ऊपर, आई थिंक थोड़ा सा सेम रखना चाहिए, इसको मैं सेम लेवल पे रख लेता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन कट नहीं रही, नहीं कट रही है, तो मैं यहाँ पे चलिए इधर नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बताना मैं जो चाह रहा हूँ वो ये है कि लेट्स सपोज जो सिस्टम पहले इस पोजीशन पे था, जब हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, वो वर्क करते हुए पिस्टन को जो है ना वो इस पॉइंट पे ले आया। ठीक है,
ये इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लें जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जैसे ही आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपनी सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। तो जब सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो वर्क डन बाय सिस्टम दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसी को आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को कि जब सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है बाय एडिंग हीट एनर्जी वर्क डन, क्या होगा? पॉजिटिव, यस पॉजिटिव होगा, एंड बाय द सिस्टम। यहाँ पे ऑन द सिस्टम है तो हम ये ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं। सी ऑप्शन देखिए, पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम, सो सी ऑप्शन विल बी आवर आंसर। 6.6 पे आ जाए, इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस, कि एक हमारे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें इंट्रोपी क्या होगी। तो देखिए जी, इंट्रोपी हमारे पास जो है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है मतलब कि वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया है, सो उसकी जो इंट्रोपी है वो सेम रहेगी, ठीक है। सो डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, इज इनफिनिट। अच्छा, यहाँ पे ना उसे चेंज लिखना चाहिए था कि चेंज ऑफ इंट्रोपी क्या होगी, तो इसको जो है ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं इज जीरो। आई होप कि वो इस चेंज का ही जो है ना वो पूछना चाह रहा है। 6.7 पे आए, व्हाट हैपन्स टू इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स टेम्परेचर। अब ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी कंप्लीट नहीं है। देखिए ना, वो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी को क्या होगा एक ऑब्जेक्ट की जब टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने क्या किया है। अगर तो वो लिखता है कि टेम्परेचर इंक्रीज तो हम लिखते दैट इंक्रीजेस, अगर वो लिखता टेम्परेचर सेम लिखते रिमेन सेम, क्योंकि टेम्परेचर का और यू का डायरेक्ट रिलेशन अभी हमने एमसीक्यू नंबर 1 में डिस्कस ये किया था कि यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं बन सकता क्योंकि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट लेट्स सपोज आपको जब एग्जाम में आएगा तो वो पेपर काफ़ी रिव्यूड होके आते हैं, सो उनमें मिस्टेक के चांस कम होते हैं, दैट्स वाई जो है ना वो ये स्टेटमेंट कंप्लीट ही देंगे। सो व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज आए तो आपने इंक्रीज चूज कर लेना है, डिक्रीज आए डिक्रीज, सेम आए तो सेम चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब सोल्यूशन लिखे ना तो मैंने यहाँ पे जो है इसका कोई ऑप्शन चूज ही नहीं किया, क्योंकि कोई ऑप्शन इस स्टेटमेंट के थ्रू नहीं बन रहा है एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो बहुत सिंपल है, ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। 1.38 10 रेस और पावर -23। सो यहाँ देखें, इसको निकालना कैसे है आपने, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के भी लिख लें इसे, ये हमारे पास होता है जनरल गैस कांस्टेंट आर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314 जूल, ठीक है, और जो एवोगैड्रो नंबर है डेट इज 6.02 10 रेस फॉर पावर 23, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर लें तो आपके पास जो है वो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा 1.38 10 रेस फॉर पावर -23 जूल पर केल्विन। 6.9 पे आए, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो। अब देखें, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें कोई हीट सिस्टम में आ नहीं रही या कोई हीट सिस्टम से बाहर नहीं जा रही, ठीक है। मतलब कि हमारे पास हीट ट्रांसफर जो है या हीट एक्सचेंज जो है वो क्या होता है, जीरो। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, बी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। 6.10 पे आए, अच्छा यहाँ पे अगर वो कहता है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम देखें तो ये किसके लिए बनता है, फॉर आइसोथर्मल, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी हमारे पास कौन सा होगा, आइसोथर्मल, क्योंकि उसी में चेंज नहीं होता। और देयर इज नो वर्क डन, ठीक है। ये जरा आपने बताना है कि किस में जो है ना वो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, इसका ताल्लुक वॉल्यूम के साथ है, ठीक है। तो वो वॉल्यूम वाला प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कोई वर्क डन नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है। सो इसका नाम सर्च करना है आपने। 6.10 पे आए, थर्मोडायनामिक्स मोस्टली डील्स विद, जो थर्मोडायनामिक्स है वो किससे डील करती है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, चेंज ऑफ स्टेट। देखिए ये तीन कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट कह लें कि हम कह सकते हैं समहाउ रेलिवेंट है थर्मोडायनामिक्स के साथ, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है ना, कन्वर्जन ऑफ हीट टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है कि हम इसमें देखते हैं हीट जो दूसरी फॉर्म्स में जा रही है उसकी स्टडी हम बेसिकली जो है ना थर्मोडायनामिक्स में हमारा मेन कंसर्न है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हीट इंजन्स ही हैं, जिनमें हम जो है हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में जाना जो है तो वो लाइक स्टडी किया जाता है। सो दैट्स वाई जो है आगे भी इसमें हमारे पास बॉयलर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। सो जो मेन हमारे पास कंसर्न है वो यही है, हीट का दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी अब अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। तो चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह करते हैं, नोट्स पे स्विच कर जाते हैं। 6.1 है,
एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपने ये बताना है कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के साथ कैसे रिलेट कर रही है। तो देखें जी, बहुत ही सिंपल है, आपने इसका आंसर लिखना है थर्मोडायनामिक्स रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ है वही एनर्जी कंजर्वेशन के लॉस को बता रहा है। जिस तरह देखें यहाँ पे हमने डिस्कस किया था भी एमसीक्यूज के अंदर भी कि डेल्टा क्यू, जो डेल्टा क्यू हम यानी कि चेंज इन एनर्जी या सिंपल कह लें कि जो एनर्जी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके बराबर होगी, सिस्टम में कुछ चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी का प्लस वर्क डन, ठीक है, प्लस सिस्टम कुछ वर्क करेगा। अगर आप इसको U को यहाँ ले आए तो आपको जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर मिलेगी, हीट एडिड माइनस वर्क डन, ठीक है। मैंने इसी को यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट डेल्टा क्यू एडिड बाय द सिस्टम, के डेल्टा यू किसके बराबर है, डेल्टा क्यू जो हमने ऐड किया है माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। इट कंफर्म्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि इस बता रही है कि एनर्जी जो है ना ही हमने बनाई है और ना ही हमने जो है वो ख़त्म की है, सिर्फ हो क्या रहा है ओनली ट्रांसफॉर्म, कि हम जो है ना वो सिस्टम की एनर्जी जो है ना वो सिर्फ उसकी वो अपनी एनर्जी की जो फॉर्म है वो चेंज कर रही है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, मेंटेनिंग द टोटल एनर्जी ऑफ कांस्टेंट इन अ क्लोज्ड सिस्टम। 6.2 पे है एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइज टू बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कह रहा है जो थर्मोडायनामिक्स है जिसमें मेन हमारे पास आप ये लॉ देखें जो एनर्जी कंजर्वेशन है, वो कह रहा है कि आप किस तरह इसे जो है वो इंसानी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए थर्मोडायनामिक्स है क्या, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना, ठीक है। मेनली हम इसमें जो है ना हीट के कह लें कि हीट एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना या किसी एनर्जी के फॉर्म का हीट एनर्जी में आना। तो यहाँ देखें जी बायोलॉजिकल सिस्टम इंसान कैसे काम करता है, जस्ट सिंपल एग्जांपल देखें कि आप चाहे जो साइबेरिया के बर्फ के पहाड़ हैं आप उधर हैं, या चाहे आप किसी दुबई के सहरा की गर्मी में हैं, ठीक है। दोनों जगह पे जो इंसानी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना रहता है, ऑलमोस्ट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो इंसानी बॉडी का टेम्परेचर है ये सेम रह रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर में इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है लेकिन बॉडी टेम्परेचर सेम रह रहा है। तो बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी का जो अपना मेटाबॉलिज्म है, जो अपना होम्योस्टेसिस है, वो इस चीज़ को मतलब कि सेम रख रहा है इंसानी बॉडी की कंडीशन को। अब वो रह कैसे रही है, तो देखिए हम कोई भी खुराक खाते हैं तो वो हमारे पास जो है कुछ मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एटीपी, ठीक है। अब मैं इतना लाइक बायोलॉजी में इतना कोई खास पढ़ा हुआ नहीं हूँ, सो इसका कोई मोलिकुलर स्ट्रक्चर वगैरह मुझे इतना नहीं आइडिया, बट मैं आपको ओवरऑल आइडिया देता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास जो है ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ना ये एनर्जी प्रोडक्शन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। सो बेसिकली हम कोई भी जो है ना वो खुराक खाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि हीट एनर्जी या सिस्टम को कह लें जो भी हमारी बॉडी में हमें गर्माइश चाहिए या एनर्जी चाहिए वो ये खुराक से आने वाली जो केमिकल एनर्जी है वो प्रोवाइड करती है। तो आपने इसमें ये लिखना है कि केमिकल एनर्जी जो है ना वो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बनाएंगे हीट एनर्जी, और वो जो हीट एनर्जी है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगी, हमारे मसल्स की मूवमेंट होगी और जो डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट 6.3 पे आ जाए। अ गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस, कि एक गैस है वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है, तो आपने बताना है कि टेम्परेचर को क्या होगा और उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो देखें जी, अगर गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है, एडियाबैटिकली मीन के सिस्टम में कोई हीट एनर्जी जो है ना वो ना ही आ रही है और ना ही उससे बाहर जा रही है, वो सारे सिस्टम के अंदर ही रह रही है लेकिन वो एक्सपैंड कर रही है, तो अब इसका मतलब क्या है कि उसका जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा और जो उसका टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा। कैसे, जरा इसको देखें, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है, इनफैक्ट फिगर अटैच की हुई है। सो यहाँ देखें, अब इस फिगर में देखें हमारे पास वही एक पिस्टन सिलेंडर है गैस का, तो ये गैस इस स्टेट में थी। अब उसने यहाँ पे लिखा जी थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स, के ये बेसिकली जो वॉल्स हैं ये थर्मली इंसुलेटेड है, इनसे कोई हीट एनर्जी बाहर नहीं जा रही, ठीक है, और ना ही हम कोई हीट एनर्जी ऐड कर रहे हैं। सो इट्स मीन जो है ये सिस्टम पूरा का पूरा जो है ना वो एडियाबैटिक है। अब देखें, अब गैस का कुछ ना कुछ, गैस की जो है ना वो इंटरनल एनर्जी है, वो किसी ना किसी जो है ना वो एनर्जी के साथ है। लेट से हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स ने अपनी इंटरनल एनर्जी से वर्क करते हुए वो इस स्टेट से पिस्टन को इस स्टेट में ले आए।
ठीक है, पिस्टन को उन्होंने एक्सपैंड करवा दिया, वर्क करवा दिया, और यही हमारी स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट ये थी, हम खुद से हमें कभी जो है ना, हम जो एनालाइज करना चाह रहे हैं वो यही कि गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली। तो हम गैस की जो एक्सपेंशन एडियाबैटिकली हमने वो बेसिकली जो है ना वो अभी ड्रॉ की है, ये कह लें एक तरह से वो एज्यूम की। अब गैस अपनी ही एनर्जी को यूज करते हुए एक्सपैंड कर गई है। तो जब अपनी ही एनर्जी को वो यूज करते हुए एक्सपैंड कर गई है तो उसकी अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब गैस की इंटरनल एनर्जी कम होगी, गैस का यू डिक्रीज कर गया, इट्स मीन इसका जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, अब आप एक और चीज देखें, टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ ही हुआ है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एक तो वैसे ही प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, दूसरा ये कि वॉल्यूम भी बढ़ गया है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो गैस का प्रेशर जो है वो वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों सिनेरियोज की वजह से हमारे पास टेम्परेचर भी कम हुआ और वॉल्यूम भी कम हुआ। इसको मैं आपको ग्राफ में समझा देता हूं। देखें, यहां देखें, लेट्स से कि हम पहले इस पॉइंट पे थे, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। पॉइंट 1 में हमारे पास क्या है जी, P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम। ठीक है, अब गैस एक्सपैंड कर गई है तो वॉल्यूम जो है वो V1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, V2। आपको पता है जब हम मूव करते हैं एक्स एक्सिस के अंदर तो वैल्यू बढ़ती है अगर हम राइट को जा रहे हैं। सो लेट्स से मैं कहता हूं यहाँ वॉल्यूम था 2, यहाँ वॉल्यूम हो गया 4, जस्ट समझाने के लिए। तो वॉल्यूम 2 से बढ़ के 4 हो गया, लेकिन जो प्रेशर है वो हमारे पास जो है देखिए वो डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि ये स्लो ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि प्रेशर बढ़ तो रहा नहीं है, प्रेशर हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो P1 जो है वो यूं बढ़ता हुआ जो है वो इस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा ये कि आपने इसको यूं लीनियर ड्रॉ नहीं करना। ये बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे जो रिलेशन होल्ड करता है वो ये होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक आता है कांस्टेंट, उसे हम गैमा का नाम दे देते हैं। सो ये बेसिकली 2 CPs की रेशो होती है। इसको हम फर्दर अभी कभी डिस्कस करेंगे अगर हमारे जो है ना वो कोर्स में हुआ। तो ये चीज़ जो है ना ये एक कांस्टेंट के बराबर होती है। सो देखें, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने पढ़ा हुआ है, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, जो बॉयल्स लॉ की सिंपल फॉर्म है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर सेम रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है या प्रोसेस एडियाबैटिक है तो उसमें हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है वो अपनी थोड़ी सी फॉर्म चेंज करता है, वो बन जाता है PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम के ऊपर एक कांस्टेंट पैरामीटर की मतलब कि वो पावर में भी आता है। ठीक है, इसका प्रूफ हमारा स्कोप में नहीं है, सो दैट्स वाई सिर्फ आपने इसकी इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, बाकी अब इसका आंसर पढ़ लीजिएगा कि सिंस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई हीट सिस्टम में आ नहीं रही, ना ही उस सिस्टम को छोड़ रही है, डेल्टा क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। जब डेल्टा क्यू 0 है तो इसका मतलब है हमारे पास जो है यहाँ पे जो वर्क डन है वो डेल्टा यू के बराबर है। और नेक्स्ट जो है सिंपल सी इंग्लिश लिखी है, ये चीज़ आप पढ़ लेंगे। तो अब चलते हैं जी हम 6.4 की तरफ। 6.4 है हमारे पास, अ कॉफ़ी कप इज लेफ्ट ऑन अ टेबल, कि एक हमारे पास कप है कॉफ़ी का, वो हमने टेबल पे रखा हुआ है। एंड ओवर टाइम कॉफ़ी कप कूल्स डाउन, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो कप है कॉफ़ी का वो ठंडा हो जाता है। एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस अकरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, के वो कौन से थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस हैं जिनकी वजह से वो कप जो है ना वो कूल डाउन हुआ है। तो देखें, पहला तो हमारे पास एक सिंपल रसूल है कि चूंकि जो कप है उसका टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो कप हायर टेम्परेचर पे है और सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पे है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। ये तो एक बेसिक असूल हो गया। हमने बेसिकली उन मेथड्स के नाम लिखने हैं जिनके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो पहला मेथड है कंडक्शन का। कंडक्शन हमारे पास फिजिकल टच के साथ आप देखें तो यहाँ पे जो टेबल के ऊपर हमारे पास कप पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज ये टेबल है, तो इस टेबल की सरफेस के साथ जो हमारे पास इस गर्म कप के मॉलिक्यूल्स इस टेबल को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज थ्रू कंडक्शन। तो कंडक्शन हमारे पास क्या है जी, हीट मूव्स फ्रॉम हॉट कॉफी टू द सरफेस। ठीक है, तो हॉट कॉफी से जो सरफेस तक हीट जा रही है वो दैट इज थ्रू कंडक्शन। फिर आता है कन्वेक्शन का प्रोसेस। कन्वेक्शन हमारे पास क्या है कि जो गर्म मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना जो हीट है इस कॉफी कप के अंदर, यहां से जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होनी है एयर के मॉलिक्यूल्स को। तो वो जो एयर मॉलिक्यूल जब स्प्रेड करेंगे, ठीक है, तो वो जो हीट लेके जा रहे हैं दैट इज थ्रू द कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये जो ऊपर को आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है क्योंकि कप जो है जो एयर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करेगा, तो एयर देखिए गर्म हवा हमेशा ऊपर को जाती है,
साइड को नहीं जाती, ये जो साइड का है उसने रेडिएशन के लिए शो किया हुआ है, ठीक है। सो जो हॉट एयर ऊपर को राइज कर रही है दैट इज थ्रू कन्वेक्शन। वार्म एयर अबव द कप राइजेस एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कूलर एयर कैरिंग हीट अवे, कि गर्म हवा ऊपर को जा रही है, ठंडी हवा नीचे को आ रही है, तो ये जो कन्वेक्शन करंट का साइकिल चल रहा है दैट इज थ्रू कन्वेक्शन। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, हर बॉडी जो है ना वो अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन एमिट करती है, लेकिन जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा मीट करेगी। जो है कप का टेम्परेचर ज्यादा है तो कप जो है ना वो आईआर रेडिएशंस को मीट कर रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जो कि जो है ना सराउंडिंग को भी हीट अप कर रही है, ठीक है। सो इन तीन के थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, आप इनके नाम लिख देने हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पूरा एक्सप्लेन नहीं करना कंडक्शन होती क्या है चीज़, बस बताना कि इस तरह यहाँ पे कंडक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना हम भी बता सकते हैं कि कौन से जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो हो रहे हैं। लास्ट पे चलते हैं जी 6.5 की तरफ। हाउ वी कैन एक्सप्लेन डिफरेंट वेदर पैटर्न्स थ्रू थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस लाइक विंड, रेन एक्सेट्रा। तो कह रहा है कि जो डिफरेंट वेदर के पैटर्न्स हैं आपने जो है ना वो एक्सप्लेन करने हैं, कि वो जो थ्रू थर्मोडायनेमिक्स आप किस तरह उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखें इसमें ना हम यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल साइकिल बना सकते हैं कि देखें सन से जो हीट एनर्जी है रेडिएशंस के फॉर्म में वो आ रही है, वो जो पानी है समुद्रों का उसे या दरियाओं का उससे गर्म कर रही है। तो पानी जो है वो उसके जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो एवेपोरेट कर जाएंगे, और एवेपोरेट करने के बाद जो है ना वो जब हायर टेम्परेचर हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर लो डाउन होने की वजह से वो हवा आके जो है ना एक तरह से कह लें हवा इकट्ठी हुई कंडेंस फॉर्म में आ जाएगी, जिन्हें हम नॉर्मली क्लाउड्स या बादल कहते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से जो है ना ये हमारे पास साइकिल एक आपने जस्ट कह लें कि एक वेदर पैटर्न जो है ना वो लाइक बस एक्सप्लेन करना है, जो नेचर में जो है ना हमारे पास ये पैटर्न चल रहा है, इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अब हम चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 6 का, देखें अ गैस ऑक्यूपाइज 6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 12 एटीएम, कि एक गैस है उसका वॉल्यूम है 6 लीटर 12 एटीएम के प्रेशर पे। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम क्या होगा इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एटीएम, कि हमने जो प्रेशर है वो 2 एटीएम बढ़ा दिया है, तो अब वॉल्यूम क्या होगा। सो यहाँ देखें जी 6.1 हमारे पास है जी V1 इज इक्वल टू 6 लीटर, कि जो पहले वॉल्यूम है वो है जी हमारे पास 6 लीटर, और जो P1 है प्रेशर 1 डेट इज 12 एटीएम, ठीक है। अब देखिए कह रहा है आपने वॉल्यूम बताना है क्या होगा अगर हमने प्रेशर जो है ना वो 2 एटीएम बढ़ा दिया है। देखें प्रेशर 2 एटीएम बढ़ाने का मतलब है कि जो ओरिजिनली P1 था ना हमने उसमें 2 एटीएम ऐड किया है। सो ये जो हमारे पास P2 है डेट विल बी 14 एटीएम। और जो कंडीशन है वो भी देख ले, कंडीशन हमें क्या दी है कि एज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, और हम यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ है उसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में भी ताकि स्टेटमेंट से आपको याद रहे कि हम किस लॉ यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो है यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं जी। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है जी P1 V1 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा P2 V2 के, ठीक है। अब देखें यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। P1 हमारे पास कितना है 12 और V1 है 6 लीटर, सो 12 इंटू 6 आ जाएगा। P2 है 14 और V2, तो इधर से हमारे पास जो है ना जो V2 की वैल्यू है वो आ जाएगी। सो V2 है 12 इंटू 6 आई गेस 72 डिवाइड बाय 14, तो इधर हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 5.14, ठीक है। आपको इसमें यूनिट कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो उसने लीटर्स में आंसर रिपोर्ट किया हुआ है आप भी लीटर्स में आंसर रिपोर्ट कर दें। सिमिलरली प्रेशर भी कन्वर्ट नहीं करना कि हम एटीएम से जो है ना वो उसमें कर ले, दोनों एटीएम्स में दिए हुए हैं तो प्रेशर कैंसिल ही हो जाने, तो यूनिट्स उनकी कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। सो नो नीड ऑफ यूनिट कन्वर्जन। 6.2 पे आए। इन अ वैक्यूम चैम्बर, कि एक हमारे पास वैक्यूम चैम्बर है विच इज कनेक्टेड टू ए साइरोजेनिक पंप, प्रेशर एज लो एज 1 NPa, NPa मीन नैनो पास्कल, कि एक वैक्यूम चैम्बर है वहाँ पे हमने जो है ना प्रेशर जो है वो कम करते करते 1 नैनो पास्कल पे ले गए हैं।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूब वेसल, के 1 मीटर क्यूब की वेसल है एट दिस प्रेशर, तो आपने उसमें जो है ना निकालने हैं मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, और जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। देखिए काफ़ी सिंपल हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है। यहाँ पहले इसका ज़रा डेटा लिख लेते हैं। 6.2 हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है जी, हमें उसने प्रेशर की वैल्यू दी है। प्रेशर है जी 1 NPa, यस 1 नैनो पास्कल। तो नैनो पास्कल को आप लिख लें 1 इंटू 10 रेज फॉर पावर -9 पास्कल। ठीक है, आगे देखें जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम लिख लेते हैं जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। और लास्टली हमारे पास जो है टेम्परेचर दिया हुआ है, डेट इज़ 300 केल्विन। सो टी आ जाएगा जी हमारे पास 300 केल्विन। ऑलमोस्ट सारे यूनिट एसआई में है, तो यूनिट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें हमारे पास सिंपल जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो उसको यूज़ करें जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और एन हमारे पास क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके बराबर हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, पी वी, या एरो से ड्रॉ कर लेते हैं, पी वी इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आगे आ जाएगा आर टी, आर टी को हम ग्रीन से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास P की वैल्यू है, वॉल्यूम V की वैल्यू भी है, इवन हमारे पास Na एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, वैल्यू है, R भी कांस्टेंट है, वैल्यू है, टेम्परेचर T की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमें सिंपल N निकालने के लिए जो है कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखें N हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये मैं लिखता हूँ N का फार्मूला, PV, और जो Na है वो यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, और जो R और T हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें सिंपल आपके पास जो है ना जो फॉर्मूला रह गया है वो सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल टास्क है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, यही आपका जो है ना ये आंसर आ जाएगा, डेट इज़ 2.41 10⁻14 मोलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। 6.3 है हमारे पास, अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस वेयर इट एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी एंड परफॉर्म्स 300 जूल ऑफ वर्क। सो देखें 6.3 में है जी, 6.3 में कह रहा है कि गैस है जी, उसको हमने कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, डेट इज़ डेल्टा क्यू, और कुछ उसने वर्क किया है, डेट इज़ डब्ल्यू। ठीक है, वैल्यूज़ क्या थी जी, हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी 500 जूल और वर्क उसने किया है 300 जूल। सो 500 जूल आगे जी हमारे पास डेल्टा क्यूब की वैल्यू, और 300 जूल आगे जी हमारे पास वर्क की वैल्यू। यहाँ साथ प्लस भी लिख लें छोटा सा। ठीक है, बेसिकली प्लस क्या बता रहा है कि ये वर्क डन बाय सिस्टम है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि गैस ने वर्क किया है। सो दिस इज़ बेसिकली वर्क डन बाय सिस्टम। ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपने डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है जी, हमारे पास डेल्टा यू निकालना है यहाँ से। सो आप देखें जी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स के पहले लॉ के अनुसार जो डेल्टा क्यू है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन के। जो डेल्टा क्यू है वो हमें कितना दिया हुआ है 500, और डेल्टा यू है जी फाइंड करने वाला, और वर्क हमें दिया हुआ है 300। वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, कन्वेंशन याद रखनी है। और इधर हमारे पास जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो आ जाएगी 500 माइनस 300 200 जूल। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि अगर यही चीज़ वो हमें कहता कि वर्क डन ऑन सिस्टम है, कि हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड भी की और सिस्टम पे ही वर्क किया है, सो अब उसकी जो हीट एनर्जी है और डेल्टा यू है जो इंटरनल एनर्जी है
वो 800 जूल हो जाती, क्योंकि ये माइनस में आता तो ये माइनस में आ जाके जो है प्लस हो जाता, तो 500 जमा 300 800 जूल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम ने वर्क किया है या सिस्टम पे वर्क किया गया है, ठीक है। सो कन्वेंशन आपने लास्ट में याद रखनी है और इसको गौर से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मसला इस साइन कन्वेंशन से ही होता है, ठीक है, और अदरवाइज तो ये प्लस माइनस ही है। नेक्स्ट चलते हैं जी 6.4 के ऊपर। 6.4 है हमारे पास, A Carnot engine is operating between a higher temperature reservoir at 600 Kelvin। के कार्नो इंजन है वो जो उसका सोर्स का टेम्परेचर दैट इज 600 केल्विन एंड अ लो टेम्परेचर रेजरवायर एट 300 केल्विन। के एक हमारे पास जो उसका सिंक का टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर रेजरवायर है, LTR है, वो 300 केल्विन पे है। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, और दूसरा आपने क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट। चलिए इसको हम जरा बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पहला काम कर लेते हैं जो कि काफ़ी सिंपल है। देखें जी, डिपेंड करता है कि कन्वेंशन क्या है। अब यहाँ पे जो है ना नॉर्मली T1 हम लेते हैं कन्वेंशन हायर टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर की, दैट इज 600 केल्विन, और T2 हम ले लेते हैं जी LTR की वैल्यू दैट इज 300 केल्विन, ठीक है। नॉर्मली जो है ना T1 T2 कंफ्यूज करते हैं, सो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे T हाई और T लो, ठीक है। बिकॉज T1 T2 आपकी बुक की कन्वेंशन है, नॉर्मली इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कहीं और किसी बुक में कन्वेंशन उलट हो। सो दैट्स वाई जो है ना मैं यहाँ पे T हाई लिख रहा हूँ और T लो लिख रहा हूँ, दैट इज बेसिकली बेस्ट आई अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो हमने निकालनी है एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी हम अगर तो निकालनी है परसेंटेज में साथ मल्टीप्लाई बाय 100% कर दीजिएगा, ठीक है। अगर सिंपल हम निकालना चाह रहे हैं सो आप सिंपल लिखेंगे क्या होती है 1 माइनस T लो डिवाइड बाय T हाई, ठीक है जी। अब जो T लो की वैल्यू है लोअर टेम्परेचर की दैट इज 300 केल्विन, और जो T हाई की वैल्यू है दैट इज 600 केल्विन, ठीक है। सो 300 बटे 600 हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ 0.5, 1 माइनस 0.5 ये आ जाएगी जी हमारे पास 0.5। 0.5 लिख लें या 50% लिख लें, एक ही बात है कि वो कार्नो इंजन जो है वो 50% एफिशिएंट होगा। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है जी। सो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट। सो बेसिकली आपने जो है फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट इफ द इंजन एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेजरवायर। अगर इंजन ने जो है ना जो हीट एनर्जी क्यू जो एब्जॉर्ब की है ना दैट इज 500 जूल। सो 500 जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे जो है ना सिस्टम कितना वर्क करेगा। तो देखें पहली बात तो ये हमें पता चल रहा है एफिशिएंसी से कि सिस्टम जो है ना वो 50% एफिशिएंट है। इसका मतलब है कि अगर उसको हमने 500 जूल हीट प्रोवाइड की है तो वो 250 जूल कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, और 250 जूल जो है वो सिंक में रिलीज कर देगा। सिंपल समझ आ रही है बात, हमें निकालना भी है तो देखें फार्मूला। एफिशिएंसी होती क्या है जी हमारे पास, वर्क आउटपुट ओवर प्रोवाइडेड इनपुट। इस केस में इनपुट हमारी क्या है Q। सो यहाँ से जो वर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी 0.5 है और ये एनर्जी 500 जूल है, इसे मल्टीप्लाई किया। सो हमारे पास जो वर्क की वैल्यू है वो आ जाएगी जी 250 जूल, ठीक है। प्रीटी सिंपल। 6.5 पे आए, अ रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स 1200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर द कोल्ड रेजरवायर। कि अब जो रेफ्रिजरेटर है ये बेसिकली रिवर्स होता है कार्नो इंजन का, वो 1200 जूल की हीट निकाल रहा है ठंडी जगह से और फेंक रहा है 1800 जूल की हीट कहाँ पे, गर्म जगह के ऊपर, टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देखो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट वही ऑब्वियसली बात है, फ्रिज के लिए जो गर्म जगह है वो क्या है, उसका जो है ना बाहर का एनवायरनमेंट। फ्रिज का जो अंदर वाला है वो LTR है और बाहर वाला HTR है। जबकि इंजन में क्या होता है, इंजन में उसके अंदर वाला जो है ना होता है HTR, ठीक है, और बाहर वाला उसका क्या होता है LTR, लो टेम्परेचर रेजरवायर। खैर हम अभी थ्योरी नहीं इतनी पार्ट है, अभी हम न्यूमेरिकल्स फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे कैलकुलेट। तो आपने कैलकुलेट करना है जी क्या चीज़, द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड पर साइकिल, कि आपको कितनी इनपुट चाहिए होगी। देखिए एक तो सिंपल आपको पढ़ के भी अंदाजा हो रहा है कि 1200 जूल फ्रिज के अंदर से उसने हीट निकाली और बाहर 1800 जूल फेंक दी। तो मुझे बताएं कि वो जो 600 जूल एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो कंप्रेसर का उस पर वर्क है। तो 600 जूल हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है।
आगे आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो हम कैसे निकालते हैं जी, कितनी हीट उसने बाहर निकाल ली है वो है 1200, और मतलब कितनी हीट हमने प्रोवाइड की थी 1200, और डिवाइड कर देंगे 600 से जो हमने प्रोवाइड की है, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट चूंकि न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला से लिखना है, तो यहाँ देखें जी 6.5। सिंपल जो रेफ्रिजरेटर का वर्क डन होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास होता है डिफरेंस ऑफ हीट एनर्जीज QH माइनस QC। ठीक है, तो QH है जी हमारे पास कितना, आई गेस 1800 जूल था, और QC था 1200 जूल। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क है वो आ गया 600 जूल। ओहो, दिस इज 600 जूल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं जी सेकंड पार्ट में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, कोफिशिएंट आई सिंगल, इसके स्पेलिंग में भी लगता है डबल F है आई गेस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यस इज इक्वल टू COP। ये जनाब होता है COP, और ये किसके बराबर होगा, तो देखें जी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा जी कि आप उसने जो है ना वो कितनी हीट बाहर निकाली है कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर से या LTR लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, और कितना हमें उसके लिए वर्क करना पड़ा उस हीट के लिए, डेट डिवाइड बाय वर्क। सो QC हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1200 तकसीम में 2, तो ये आ जाएगा जी, और सॉरी तकसीम में 600, 2 दिन में बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी नहीं होता। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी है वो किसी और तरह निकाली जाती है। खैर नेक्स्ट आएँ जी 6.6 के ऊपर, कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर मोल इज दिस। अब देखें हमें ना यहाँ पे जो चीज़ निकालनी है कि उसने ना हमें कहा है कि आपने 1 मोल आइस जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हुई है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि उसकी जो है ना एंट्रोपी में कितना चेंज आया होगा। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें 6.6 में उसने ना हमें एक चीज़ बता दी है, मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ 6.6, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, जिसे आप LF लिख लें, जो उसकी वैल्यू उसने हमें दी है डेट इज 6.01 इंटू 10 रेज फॉर पावर 3 जूल पर मोल भी साथ लिख लें, क्योंकि उसने ये साथ बताया हुआ है कि हमारे पास जो वैल्यू है ना ये पर मोल पे है। ठीक है, पर मोल के लिए उसने फिर यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, बट दैट्स वाई ये हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है, अब उसने कहा 1 मोल आइस है, जब मोल ही एक आइस की है तो लाइक इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास जो टोटल हीट है वो भी इतनी ही होगी। देखिए ना, जो टोटल हीट ऑफ फ्यूजन है HF या QF लिख लें उसे, QF किसके बराबर होता है, QF होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय LF। ठीक है, तो जब N ही 1 है हमारे पास और LF की वही वैल्यू है, तो डजंट मीन वो सेम वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, जूल पर मोल, यहाँ मोल है यहाँ मोल है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा जूल 6.01 10 रेज फॉर पावर 3 जूल। ठीक है, अच्छा अगर किसी स्टूडेंट को जो है ना वो हीट ऑफ फ्यूजन का नहीं आइडिया, तो मैं ज़रा उसको बता दूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। बेसिकली हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास होता है कितनी हीट चाहिए, ठीक है, एक किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे मेल्ट होने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आइस की बात करूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू कंप्लीट मेल्ट। कंप्लीट मेल्ट से क्या मुराद है, पूरी बर्फ को पानी बनने के लिए। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है ना, अगर बर्फ पड़ी है वो फौरन तो पानी नहीं बन जाएगी, वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करते 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 पानी बनेगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे या उसके मेल्टिंग पॉइंट पे उसे कितनी हीट चाहिए होगी, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी कंप्लीट जो है ना अपने फेज ट्रांजिशन के लिए। सो दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर मैं बात करूँ ना किलो के अंदर या मैस की टर्म में,
तो 1 किलोग्राम के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है ना फॉर आइस वो होती है 3,36,000 जूल। कि इतनी वैल्यू जो है ना उसे मिलेगी 1 किलोग्राम बर्फ को, तो वो पानी बन जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ जी कि मेरे पास 2 किलो बर्फ है, तो आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 3 किलोग्राम है 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेसिकली जो क्यू एफ है, जो टोटल हीट है, वो किसके बराबर होती है? मैस मल्टीप्लाई बाय एल एफ। कि मैस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें एक सिंगल वैल्यू के साथ। ये बहुत सिंपल सा, देखे ना, आप बाजार में गए हैं, आप कहते हैं जी एक पेन की कितनी कीमत है, तो एक पेन की कहता है जी 50 रुपये कीमत है, लेट्स सपोज। तो अगर आप पूछता है 5 पेन आपको चाहिए तो 250 रुपये आपका बिल बन गया। सेम वही चीज़ है, जो एल एफ है वो 1 किलोग्राम की वैल्यू है कि 1 किलोग्राम के लिए जो है ना वो कितनी हीट चाहिए होगी। और अगर हमें फॉर एग्जांपल चाहिए 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, जितनी की वैल्यू चाहिए उसे मैथ से मल्टीप्लाई कर दें, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, क्यूएफ, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बात समझ आ गई है? अब इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, बस वो m रिप्लेस हो गया n के साथ। अगर हम यहां पे मोल्स को ले रहे हैं ना, यानी अगर एल एफ हमारे पास मोल्स के अंदर है, जो कि उसने मोल में दिया हुआ था, तो यहां पे हम मैस के बजाय नंबर ऑफ मोल लिख देंगे। एल एफ क्या है जी? एक मोल के लिए जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें क्यूएफ के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये हीट निकल आई, इतनी हीट हमें जो है ना वो मेल्ट होने के लिए उसे चाहिए होगी। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोपी चेंज निकालना चाह रहा हूँ, इंट्रोपी चेंज हमारे पास क्या होता है जी? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टेम्परेचर। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 6.01 10⁻³ जूल। और किस पॉइंट पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन पे। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास इंट्रोपी चेंज की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू आ गई, डेट इज 6.01। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 6.01 10⁻³ डिवाइड बाय 273। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22.014 केल्विन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा हो जाता अगर वो जो है वो आपको मोल्स जो है ना वो 2-3 दे देता कहने के लिए कि हमारे पास 2 मोल हैं, 3 मोल हैं, तो आपको थोड़ी सी एन की वैल्यू भी समझ आ जाती है, एन की जो सिग्निफिकेंस है। लेकिन चूंकि हमारे पास एन ही उसने 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन भी 1 है, तो एल एफ और उसकी वैल्यू सेम है। सो दैट्स वाई थोड़ा सा उतना लाइक कह लेंगे, अगर समझ आ गई बात तो ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने की घर से कह रहा था। तो खैर ये हमारे पास जो है ना एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंट्रोपी, बाकी एंट्रोपी चेंज तो बहुत ही आसान है, डेल्टा क्यू बाई टी करना है तो आपके पास एंट्रोपी। तो न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से सिर्फ इतना है, ये 2 स्टेप हैं, डेल्टा क्यू बाई टी, वो तो कह रहे हैं ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यूज हैं, तो रिपीट ही हो रही है। खैर लेकिन बताइएगा जरूर, एग्जाम में जो है ट्रैक देने की जरूरत नहीं है। और 6.7 है जी हमारे पास, अ गैस ऑक्यूपाइज 400 मिलीलीटर। तो ऑब्वियसली किसके लिए? वॉल्यूम की है। एट दिस टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने टेम्परेचर बढ़ा के 20 से 80 कर दिया, तो T2 जो है ना, ये से T2 कह लें, से T1 कह लें। एज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, ये एज्यूम करते हुए जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है डेट इज कांस्टेंट। सो इधर देखें जी, हमारे पास 6.7 पे है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू देखेंगे, पहले मैं ज़रा वैल्यूज लिख लूँ, V1 और V2 और T1। इस T1 को थोड़ा सा ज़रा इस तरफ लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। T1 और T2। ठीक है, T1 पहला हमारे पास था आई गेस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेंगे। और T2 है जी हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं इसको केल्विन में करूं तो 273 प्लस कर दें, सो डेट विल बिकम 293 केल्विन। और इसमें 80 प्लस कर दें, सो इट विल बिकम 253 केल्विन, सॉरी 353। ठीक है, सो जमा किया, फिर 20 माइनस कर दिए, जो भी है। खैर ये तो हमारे पास आगे टेम्परेचर, एक है 293 केल्विन और एक है 353 केल्विन। वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ है? V1 हमें दिया हुआ है 400 ml, तो 400 ml वॉल्यूम पहला है, और आपने जो है ना V2 फाइंड करना है। इंतहाई सिंपल है। अब उसने वहाँ कह भी दिया कि जो प्रेशर है वो क्या रह रहा है, हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो चार्ल्स लॉ है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना वो चार्ल्स लॉ लगाते हैं जी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के कवानीन के मुताबिक,
कानून के मुताबिक ना, कवानीन नहीं कहेंगे, कवातीन मैंने क्या दिया था आई गेस, तो कवानीन के मुताबिक या कानून के मुताबिक। तो क्या कानून है चार्ल्स का जी? चार्ल्स कहता है जी कि टेम्परेचर में और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली रिलेट हैं तो उनके रेशियोज भी क्या होंगे, सेम। हमारे पास जो है ना V1 ओवर T1 किसके बराबर होगा, V2 ओवर T2 के, ठीक है, V2 ओवर T2। आपको पता है ना, जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा इक्वल, तो यहाँ देखें मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट टी, के टी लिख लें, तो V बाई टी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर V बाई टी कांस्टेंट है तो V1 बाई T1 किसके बराबर होगा, V2 बाई T2 के। खैर ये आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। अब देखें इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। देखें यहाँ पे हमारे पास V1 गिवन है, ठीक है, लिख लें यहाँ पे V1 कितना गिवन है जी, 400। T1 गिवन है कितना है जी, 293। V2 फाइंड करना है, कोई मसला नहीं, और T2 हमारे पास कितना है जी, 353। सो यहाँ से जो V2 की वैल्यू है वो आ जाएगी। सो V2 हमारे पास आ जाएगा जी 400 ज़रब 353, और तकसीम हम कर लेंगे जी 293, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 481.9। तो ये, और आंसर हमारा किन यूनिट्स में होगा, आंसर हमारा होगा जी मिलीलीटर्स के अंदर, ठीक है। ये यूनिट जो है ना आपने सेम रखना है, जो यूनिट यहाँ पे है ml, वही यूनिट आपने यहाँ पे रखना है ml। आई गेस थोड़ी सी स्क्रीन कट रही होगी, बट आपने याद रखना, मैंने यहाँ पे यूनिट क्या लिखा है, मिलीलीटर, मान लें मैंने ये लिखा है यूनिट। तो ये हमारे पास आ गया जी, हर उसने राउंड ऑफ किया हुआ है 481.9 को 42 किया हुआ है। सो ओके, हमारा आंसर यही एप्लीकेबल है। लास्ट है जी 6.8 के ऊपर, अ गैस हैज़ प्रेशर ऑफ 2 atm, ठीक है, 2 atm का प्रेशर है गैस का, और 300 केल्विन उसका टेम्परेचर है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, P हमारे पास है जी 6.8 है, ओके। प्रेशर की वैल्यू 2 atm, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी जी, 300 केल्विन। सो टेम्परेचर आ गया जी हमारे पास 300 केल्विन। सेकंड फिर देखें, व्हाट प्रेशर विल इट हैव एट 450 केल्विन, के 450 केल्विन पे इसका प्रेशर क्या होगा, एज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं। सो देखें जी, प्रेशर हमें फाइंड करना है, अब उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, प्रेशर हमें फाइंड करना है, और अब उसने जो है ना वो टेम्परेचर हमारे पास बढ़ा दिया है। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 450 केल्विन कर दिया। सो देखें, एट कांस्टेंट, यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं। अब कंडीशन हमें क्या दी हुई है, देखें पहले में कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट था, फिर प्रेशर कांस्टेंट था, अब वॉल्यूम की बारी आई जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपने ये बात याद रखनी है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सेम प्रेशर जो है ना गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखें ना, जितना गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और वो गैस जो है ना वो कंटेनर पे उतना ज़्यादा टकराएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। देखिए प्रेशर गैस का होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स जो है ना दीवार के ऊपर जो है ना फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर दो चीज़ें डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं तो उनकी रेशियो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि P1 की रेशियो T1 के साथ वही आएगी जो P2 की रेशियो आएगी T2 के साथ, P2 डिवाइड बाय T2। अब P1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 atm, सो यहाँ पे लिख लें 2। T2 हमें दिया हुआ है जी 450 केल्विन 450, और T1 जो है वो हमें दिया हुआ था 300 केल्विन, उसे डिवाइड कर दें, ठीक है। सो ये आ जाएगी P2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास P2 कितना आ गया, 2 इंटू 450, ये हो जाएगा 900, और यहाँ पे डिवाइड बाय 300 आ जाएगा 3 atm। सी, तो हमारे पास जो P2 की वैल्यू आ जाएगी 3 atm। ये बात याद रख दी है, चूँकि रेशियोज है तो यूनिट्स केल्विन केल्विन कट गया, जो यूनिट प्रेशर का था 2 के साथ क्या यूनिट था, atm, तो वो यूनिट हमारे पास इसका होगा, ठीक है। तो यूनिट्स जो है ना वो आपने लाजमी कंसिस्टेंट रखने हैं। तो ये थे जो हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 6 के थर्मोडायनामिक्स के। इनके जो ये सोल्यूशन का PDF है हैंड रिटन वाला, मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको जो है ना वो सोल्यूशन किसी टेक्स्ट बुक की फॉर्म में चाहिए तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, ये भी आप जो है
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके जो है ना आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेट दिस के आपको बता दूँ कि चैनल नया स्टार्ट किया है तो आपकी इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं लास्ट पे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने किसी एक दोस्त के साथ जिसको आप समझते हैं, एक नहीं अब मल्टीपल जिनके साथ आप शेयर करना चाहें तो आपने अपने दोस्तों के साथ जो है ना इसे लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।